वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। कुछ प्रॉपर्टीज हमारी लास्ट लेक्चर्स में हो गई थी, कुछ एक आधे हमने न्यूमेरिकल करके देखे थे। आगे की प्रॉपर्टी और आगे का पोर्शन हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चल रही है यूनिट जेड ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। लास्ट में हमने कहाँ पे छोड़ा था? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम्स करके वहां पर एंड कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन, देखो अगर दो सिग्नल हैं x1n और इनका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z, दूसरा सिग्नल है x2n, इसका z ट्रांसफॉर्म है x2z। तब अगर हम इन सिग्नल को क्या कर दें? मल्टीप्लाई। पहले हमने कॉन्जुगेट करा था, अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दो सिग्नल अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उनका अगर हम क्या करते हैं? जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो आता है 1/2πj, सेम जो पहले हमने लाप्लास में करा था। और ये एक तरीके से कहां से आता है? ये इनवर्स लाप्लास लेके आता है। इनवर्स जेड, सॉरी लाप्लास निकल रहा है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इनवर्स लिया था जब हमने कॉन्जुगेट कर दिया था। अब हमें यहाँ क्या करना है? कॉन्जुगेट करके जो आया था दूसरे वाले का इनवर्स ले लेना है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाती है? x1 ऑफ जेड कॉन्जुगेट x2 ऑफ जेड। तो हम कॉन्जुगेट कर देते हैं अगर दोनों सिग्नल का, और उनका फिर क्या ले लें? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लें, तो हमारी ये वाली वैल्यू निकल के आती है। ये वैल्यू यहाँ चली जाती है और निकल के आ जाती है। तो कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो कॉन्जुगेट हो जाता है, बस कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा? 1/2πj की एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के बाद, हम क्या करते हैं? यहाँ पर पार्सेवल थ्योरम करेंगे। लेकिन पार्सेवल थ्योरम में क्या प्रॉब्लम है? पार्सेवल थ्योरम में लगती है कि इंटीग्रेशन इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। तो पहले मैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बताऊंगी और उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे? पार्सेवल थ्योरम या पार्सेवल वाली प्रॉपर्टी करेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या है? अब हमारे पास जो जेड डोमेन में है कोई भी वैल्यू, कोई सिग्नल हमारे पास जेड डोमेन में है, जेड डोमेन से वापस किस में करना? टाइम डोमेन में करना, या उसे सीक्वेंस की टर्म में करना, हमारे को क्या कहलाता है? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कहलाता है। ठीक है, किससे किस में चेंज करना है? हमारा जेड डोमेन से वापस टाइम डोमेन में चेंज कर देना हमारा क्या होता है? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कहलाता है। अब हमें बताएं कि जो हमारा xz था वो रियल में था क्या? हमारे पास जो xz की वैल्यू थी वो यही तो थी, n इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट xn z की पावर माइनस n, यही तो हमने बताया था। और जहां पर हमने कहा था कि z बराबर क्या होता है? r e की पावर j ओमेगा n। इस तरीके से हमारी किसकी वैल्यू होती है? z की वैल्यू होती है z इज इक्वल्स टू r e की पावर j ओमेगा करके हमने ये वैल्यू बता दी थी। ये लास्ट लेक्चर में हम इस तरीके से लेके चल रहे थे, यही तो लेके चल रहे थे। तो अगर हम xz को क्या भी लिख सकते हैं? x ऑफ z इज इक्वल्स टू होता है x ऑफ r e की पावर j ओमेगा के बराबर ही होता है। हम क्या भी कह सकते हैं कि ये हमारा जो बराबर होता है x ऑफ r e की पावर j ओमेगा के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पर z की जगह क्या भी लिख सकते हैं? r डॉट e की पावर j ओमेगा वाली टर्म भी लिख सकते हैं, जिसकी रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? r की पावर माइनस n अलग। हम क्या भी लिख सकते हैं इसे? n इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ n r की पावर माइनस n डॉट e की पावर माइनस j ओमेगा n। इस तरीके से भी हमारा क्या हो सकता है? ये जेड ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर अब हमें क्या निकालना है? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसका मतलब इसका अब हमें क्या करना है? इनवर्स करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इनवर्स लाप्लास में क्या होता है? xn निकलता है।
इनवर्स लाप्लास में हमारा क्या निकलता है, एक्सन निकलता है। तो जो हमारा एक्सन इज इक्वल्स टू होता है, ये चीज, ये प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि पार्सेवल थ्योरम में डायरेक्ट उठ के यही वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लग जाती है। तो जब इनवर्स लाप्लास में हम एक्सन करते हैं तो एक्सन बराबर होता है, जैसे हमने फोरियर में करा था, 1/2π सॉल्यूशन, या फिर प्रूफ करने को ये कहीं नहीं आएगा, डायरेक्ट लिख लेना ये कि 1/2π कहाँ से आता है, वो सी वाले फॉर्मूले को सॉल्व करके आता है। 1/2π, जैसे ये समीशन है, समीशन के लिए यहाँ पर हमने क्या करा है, इंटीग्रेशन लिया है पूरे सर्कल का, ये ऐसे सी करके लिख दिया, पूरा कॉन्ट्यूर करके लिख दिया, और इसका मतलब है कि ये हम कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिमिट पूरी ले रहे हैं, और लिमिट कंप्लीट कर रही है हमारी इनफाइनाइट तक, एग्जिट 0 से लेकर। तो x ऑफ z 1/2πj x ऑफ z, z की पावर n-1, तो x z की पावर n-1 1/2πj x। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, अब हमारे पास वैल्यू आई है xn की, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज रह गई, बस हो गया ये वाला, इंटीग्रेशन है किसकी रेस्पेक्ट में, dz, z है तो dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, इनवर्स ट्रांसफॉर्म का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब कहीं पर भी एक्सन है, एक्सन की जगह अगर हमें इनवर्स करना है लाप्लास, और xz की टर्म में कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे। अब जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लीकेशन वाली, मल्टीप्लीकेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हम पे x1n है, x2n है, हम दोनों की ये वैल्यू रखेंगे तो हम पे कॉन्वोल्यूशन करके आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो यहीं से ही हमारी किसकी भी आती है, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इतना ही पोर्शन बता रहे हैं, वहां पे प्रूफ करने की या कुछ भी नीड मतलब कुछ भी करने की नीड नहीं है। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज करना है। अब इस फॉर्मूले का यूज हम मोस्टली इनवर्स लाप्लास में नहीं करते, इनवर्स लाप्लास के तो हमें जितने भी फॉर्मूले बताए ना, हम उसी से सॉल्व कर लेते हैं। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे कि इसका अगर यूज कर सकते हैं, वरना नॉर्मल जो अगर हमें किसी का लाप्लास नहीं जेड, अगर हमें किसी का जेड ट्रांसफॉर्म पता है तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला वो बन जाता है। जैसे हमें पता था कि a की पावर n un हमारा क्या होता है, 1/1 - a जेड इनवर्स होता है। तो अगर कहीं पे इस फॉर्म में है जेड ट्रांसफॉर्म और उसे हमें इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करना है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो ये कुछ फॉर्मूले हमें डायरेक्ट यूज करने हैं, और मोस्टली इसी से ही बन जाते हैं। जैसे a की पावर अगर -n है तो यहाँ प्लस में आ जाता है, ये u ऑफ -n है, यहाँ पर क्या है, u ऑफ -n है, तो क्या चेंज हो जाती है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, ROC चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन और लेस देन। तो डिपेंड करता है u ऑफ -n से, u ऑफ n से, और a की पावर से, इन सारी चीजों से हमारा क्या करता है, डिपेंड करती है वैल्यू। अब ये क्या आ गई हमारी, यहाँ पर आ गई है हमारा क्या, जेड ट्रांसफॉर्म। अब क्या करना है, पार्सेवल थ्योरम यूज करनी है। तो देखो पार्सेवल थ्योरम क्या है, ये है पार्सेवल थ्योरम। पार्सेवल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम दो सिग्नल सीक्वेंस हम पे हैं और उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो हमें पता है कॉन्जुगेट करके 1/2πj करके आएगा। पर लेकिन इसमें क्या है कि अगर दो जो सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन करें और उसमें जो दूसरा वाला सिग्नल है उस पे क्या हो, कॉन्जुगेट हो, दूसरे वाले पे क्या हो, कॉन्जुगेट हो, तब वो बराबर होता है। तो देखो जब दो का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 1/2πj तो आएगा ही। तो 1/2πj इंटीग्रेशन ऑफ x1z डॉट x2 कॉन्जुगेट, जिसका कॉन्जुगेट जहां है वो कॉन्जुगेट ही होगा, 1/z कॉन्जुगेट। यहाँ पर x2z आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, x2z कॉन्जुगेट और z का इनवर्स dz। ये हमारी कौन सी थ्योरम होती है, पार्सेवल थ्योरम, या पार्सेवल थ्योरम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, कहीं कहीं पे कई कबार लग जाता है, पर इतने सिलेबस में इस अकॉर्डिंग है नहीं, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आते। फिर भी ये बस बताई जा रही है कि हाँ कैसे ये सॉल्व करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बस क्या करना है, इसे लेके चलना है, इसमें इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला लगाना है, और प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूफ करना है, किसके बराबर, इसके बराबर प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। ठीक है, तो किसे लेके चलना है हमें,
इस वाले पार्ट को हमें लेके चलना है और प्रूफ करना है उसके बराबर। तो हम लेके चलेंगे, चलो अब इसे सिग्मा n इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1 ऑफ n x2 ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ n। ठीक है, तो हमने x1 का मान रख दिया। हमने किसका मान रखा, यहां से xn बराबर z की टर्म में रखा, क्योंकि हमें z की टर्म में ही तो प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, z की टर्म में रखा। क्या होता है इसकी वैल्यू, n इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्या है उसकी वैल्यू 1/2πj इंटीग्रेशन xn है ना, तो x1z जिसका ले रहे हैं वही वाली चीज रखेंगे, x1z z की पावर क्या है, यही n-1 dz, z की पावर n-1 dz यहां पर रख लेंगे। रख लिया। दूसरी वाली चीज क्या बची, x2 कॉन्जुगेट n। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट को भी रब कर देते हैं। इनवर्स लाप्लास मतलब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो गया है, तो इसे मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर ये चीज मिल गई। अब क्या करो, इसमें हमने फॉर्मूला किसका लिखा है, हमने फॉर्मूला लिखा है x1 z की टर्म में। तो x1 z की टर्म में जो चीज कांस्टेंट है उसे बाहर कर दो, जो चीज कांस्टेंट नहीं है उसे अंदर रखो। अभी हमारे पास यहाँ किसका अभी हमें यूज नहीं है, 1/2πj का यूज नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको कहीं भी हम यूज नहीं करेंगे और ये प्रूफ में लाना भी है। तो 1/2πj हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन x1z, इतना हिस्सा हमें मिल गया, 1/2πj x1z हमें मिल गया। बाकी बचा अभी प्रूफ करना है, तो बाकी बचे को अंदर ले जाओ। समीशन का साइन है, समीशन के साइन को अंदर ले गए। n is minus infinite to infinite x2 conjugate of n, z की पावर n-1 है, तो z की पावर n-1 को क्या करो, चेंज कर लो, तोड़ लो इसे थोड़ा। तो z की पावर n अलग लिख लिया और z की पावर 1 अलग लिख लिया, z की पावर n अलग लिख लिया, 1 अलग लिख लिया। तो z की पावर n अलग लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं z की पावर n और z की पावर -1 इसे अलग लिख लिया, dz यहाँ था dz लिख लिया। इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि अगर हमें इसका z ट्रांसफॉर्म बनाना है, z बनाना है, तो यहाँ z की पावर क्या होनी चाहिए, -n होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, +n है, तो सबसे पहले इस पावर को क्या करो, -n करो। इसे -n करने के लिए क्या करना पड़ेगा, z की पावर एक माइनस बाहर लगाओ, एक माइनस अंदर लगाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो z की पावर n को हमें किसका बनाना है, माइनस का बनाना है। अगर मुझे z की पावर माइनस को इसे माइनस का बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप अगले स्टेप में करना, हम इसी स्टेप में कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। इसको मैं क्या भी लिख सकती हूँ, z की पावर -1 की पावर -n, ऐसे लिख सकती हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 की पावर -n यहां पर लिख दिया। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, अब ये बन गया जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। सिर्फ इतना हिस्सा, इतने हिस्से को अगर हम ये देखें तो हम ये किसका जेड ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं, x2 वाले का हम क्या लिख सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। बस अब इसमें किसकी कमी है, यहाँ क्या लग रहा है, कॉन्जुगेट का साइन लग रहा है। यहाँ किसका साइन लग रहा है, कॉन्जुगेट का साइन लग रहा है। तो मैं भी यहाँ पर जहाँ जेड इनवर्स लिखा है, जेड इनवर्स को यहाँ पर हम किसका साइन दे सकते हैं, कॉन्जुगेट का साइन यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, जेड के ऊपर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे,
ये हमारा कोई रियल नंबर हो गया तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी क्या होगा, उतना ही रहेगा यार। इस वाले पार्ट को अब हम कितना लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब हमने क्या करा, x1z ऐसी था, ये दिखाने के लिए पूरा करा है, ये इस ऐसे लिख दिया, x2 ऑफ n हम पे है, x2 ऑफ n z कॉन्जुगेट, इतने हिस्से को छोड़ दो कि पावर माइनस n, तो जो भी xn यहाँ पर है और यहाँ कॉन्जुगेट लगाए तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा ही, तभी हम z ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, और माइनस n, तो ये किसका z ट्रांसफॉर्म हो गया, x2 z कॉन्जुगेट का, देखो z कॉन्जुगेट की पावर -1, तो z कॉन्जुगेट की पावर -1, क्योंकि जिसकी पावर -n होती है उसी का ही z ट्रांसफॉर्म होता है। पीछे भी हमने क्या करा था, जब भी z की पावर बनानी है, बस चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, बस z की हमें क्या बनानी होती है, पावर -n बनानी होती है, तो जो यहाँ होगा और उसकी पावर यहाँ -n होगी, और x के साथ भी वही चीज होगी, चाहे यहाँ ऐसे हो x ऑफ k z की पावर -k, जो यहाँ है वो यहाँ पावर में होगा, तो जितना हिस्सा बचा उसी का हम क्या लिखते हैं, z ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर -n यहाँ है और n यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो हिस्सा बचा उसी का ही z ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ बचा हमारा z ट्रांसफॉर्म -1, तो z ट्रांसफॉर्म का इनवर्स यहाँ पर बच गया, तो z ट्रांसफॉर्म का इनवर्स करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब क्योंकि x2 के ऊपर कॉन्जुगेट है ना, तो ये कॉन्जुगेट हमें हटाना पड़ेगा, तो इस कॉन्जुगेट को हटाया और होल के ऊपर लगा दिया, जैसे x स्क्वायर होता है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एन है, एक्स एन का होल स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर यहाँ होता है उसे हम कहाँ चढ़ा सकते हैं, पूरे उसमें लिख सकते हैं, जैसे हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा या फाई, तो हम ऐसे भी तो लिखते हैं, साइन फाई का अगर होल स्क्वायर है उसे साइन स्क्वायर फाई लिखते हैं। तो सेम चीज हमने यहाँ पर करी है, कॉन्जुगेट अगर हमारा यहाँ पर है तो उसे हम होल कॉन्जुगेट भी तो लिख सकते हैं, तो हमने होल कॉन्जुगेट लिख दिया, तो 1/2 पाई j x1 ऑफ z, अब सॉरी जब हमने z लिख दिया तो ये समेशन लिखने की नीड नहीं है, जब इसे z में बना दिया है तो समेशन लिखने की क्या नहीं है, कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पर x2 होल कॉन्जुगेट -1, तो जब यहाँ होल कॉन्जुगेट है, आप कॉन्जुगेट को अलग अलग कर लो, x2 का कॉन्जुगेट, z ट्रांसफॉर्म तो हो गया, सिर्फ z ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे पूरे का कॉन्जुगेट करना था, एक स्टेप हमने यहाँ खा दिया था, जल्दी कर लिया, तो होल कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट -1 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/z कॉन्जुगेट इंटू z इनवर्स dz। देखना आप सेम वही चीज आई है जो ऊपर प्रूफ करनी थी, 1/2 पाई j x1 ऑफ z x2 कॉन्जुगेट 1/z का कॉन्जुगेट z इनवर्स dz। ये हमारी कौन सी थ्योरम होती है, पार्सेवल थ्योरम होती है। तो यहाँ से भी हमें पता होना चाहिए कि दो सीक्वेंस का अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जिसमें एक सीक्वेंस का कॉन्जुगेट है, तब हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आएगा, जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है वही करना है 1/2 पाई j, लेकिन कॉन्जुगेट होने के कारण यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगती है, तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई, और जो दो टर्म थी जिनका कॉन्जुगेट करना था, तो x1 का तो xz हुआ, लेकिन जो x2 था उसमें क्योंकि कॉन्जुगेट था तो कॉन्जुगेट तो लगेगा ही, 1/z कॉन्जुगेट आ जाएगा, साथ में z इनवर्स dz आएगा, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है।
तो किसी को अगर याद करना है तो एक दूसरा तरीका इसका और है इजीली याद करने का। वो दूसरा तरीका क्या है इसको इजी हमारा को इजी याद करने का? वो है इनवर्स लाप्लास, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म। अगर इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म याद कर लिया तो इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म से ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, इजीली याद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म की तरह ही यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है इनवर्स लाप्लास के क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इनवर्स लाप्लास के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हैं या लाप्लास के कर लो और कुछ इनवर्स लाप्लास के। तो सबसे पहले लाप्लास नहीं, जेट ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से दिए हुए हैं एग्जाम में आए हुए, लास्ट टाइम के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, x ऑफ nt is 1 or 0, n is equals to 0, n is equals to 0 और n is not equal to 0। शायद यही दे रखा है, n is not equal to 0। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालो। क्या निकालने के लिए कहा है, जेट ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कहा है। अगर इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकाला, अगर कोई ढंग से देखे ये कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है, जब n बराबर 0 पे तो वैल्यू मिल रही है, लेकिन जब n बराबर 0 नहीं है तो वैल्यू नहीं मिल रही। तो ये कब होता है, केवल ये होता है इम्पल्स में। ये केवल कब होता है, इम्पल्स में। इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल है, इम्पल्स है। और क्योंकि एंटी दे रखा है तो डेल ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, एंटी देना पड़ेगा। इम्पल्स में 0 पे वैल्यू मिलती है और जब 0 नहीं होता तो वहां पर हमें वैल्यू नहीं मिलती अगर शिफ्टेड इम्पल्स नहीं है। शिफ्टेड इम्पल्स में जितने से शिफ्ट होता है वहां पर वैल्यू मिलेगी, उसके अलावा और कहीं वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से किसका फॉर्मूला हो गया, इम्पल्स का हो गया। तो जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है, अगर हमें जेट ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है तो जेट ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला लगा दो बस। चलो डायरेक्ट लिख दिया, वरना एक्स ऑफ एंटी लिखते, जेड की पावर माइनस एन लिखते। हमने डायरेक्ट लिख दिया डेल ऑफ एंटी और जेड की पावर माइनस एन। हमें बस 1 कम मिलेगा, एन बराबर 0 पे 1 मिलेगा, उसके अलावा कहीं पर भी इसकी वैल्यू 1 नहीं मिलेगी। अदर देन पे क्या मिलेगी, 0। तो जब एन बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे, एन बराबर 0 पुट करो तो डेल ऑफ एंटी यहाँ साइड में लिख लो कि डेल ऑफ एंटी हमारा 1 होगा कब, जब n बराबर कितना होगा, 0। तो n बराबर 0 पुट करा तो डेल ऑफ एंटी कितना हो गया, 1। और z की पावर 0 कितनी हो गई, 1 प्लस। अब मैं यहाँ इसके अलावा कुछ भी पुट करूं, 1 2 3 4 कुछ भी, सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही तो आएगी, डॉटेड डॉटेड कहीं तक भी। तो इसलिए इसका जो जेट ट्रांसफॉर्म होता है इम्पल्स सिग्नल का, हमेशा कितना होता है, 1। लाप्लास में कितना आया था, 1। फोरियर में कितना आया था, 1। तो इम्पल्स सिग्नल का अगर हम क्या लें, जेट ट्रांसफॉर्म भी लें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर कोई एग्जाम में आया हुआ हमारे पास है तो। थ्री 2 की पावर n -4, 3 की पावर n -4, 3 की पावर un। ये क्वेश्चन दे रखा, इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालने को कहा होगा और आरओसी निकालने के लिए कहा होगा। तो इसका जब जेट ट्रांसफॉर्म और आरओसी निकालने के लिए हमें कहा है तो उस कंडीशन में un की वैल्यू 1 कब होगी, जब n बराबर कितना होगा, 0 होगा। ये कर चुके हैं, बस एक बार फिर भी दिखा रहे हैं करने करके कि कैसे कर सकते हो अगर कोई बच्चा करेगा तो। बहुत इजी क्वेश्चंस, जेट ट्रांसफॉर्म बहुत इजी होता है सॉल्व करना। जिसने पहले सारा कर लिया अब तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अब n बराबर रखना शुरू करो, जब 0 रखा तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ से कितना आया, 3 -3 की पावर 0 कितना है, 1।
तो यहाँ से कितना आया 4, जेड की पावर 0 कितना है 1, तो यहाँ से कितना आ गया -1, इतना आ गया। अब 0 की जगह कितना रखो 1, जब 2 की पावर 1 रखा तो कितना आया 2, 2 2 2 3 जा 6, 1 4 3 जा 12, प्लस सिर्फ मैं 2 तक रखूंगी, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9 चौक 36, ठीक है। ये हमने ऐसे निकाल लिया, 3 की वैल्यू स्क्वायर रखी तो 9 आया, 9 4 जा 36 हमने वहां पे लिख दिया, 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 4 3 जा 12 हमने लिख दिया, जेड की पावर रख ली, आगे रख के देखते रहना। 4 में से 3 गए, यहाँ कितना आ गया -1 प्लस 6 - 12 -6/z, 36 - 12 -24/z स्क्वायर, माइनस ही आ रहा है तो क्योंकि देखो यहाँ बड़ी टर्म है यहाँ छोटी टर्म है तो सारा माइनस में ही ये निकलेगा। अब यहाँ डिवाइड करके देखो कि क्या ये हमारा वो जीपी बनेगी या नहीं बनेगी। अगर ये जीपी बनती है तो ठीक है, अगर ये जीपी नहीं बनती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नॉर्मल इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देखो जीपी के लिए क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करो, जब इसे इससे डिवाइड करा तो 1 बाय क्या आया 6/z ही आया, लेकिन जब इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे करा था, अब इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा 4/z आएगा। जबकि जीपी के लिए जो हमारा रेशो होना चाहिए, कॉमन रेशो आना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या नहीं आ रहा, कॉमन रेशो नहीं आ रहा, तो उस टर्म में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी क्या नहीं बन रही, जीपी यहाँ पर नहीं बन रही है, तो ये हमारा क्या है नॉर्मल। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है तो ये हमने अभी क्या निकाल दिया, जेड ट्रांसफॉर्म इसका निकाल दिया। तो चाहे तो जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ छोड़ दो, चाहे इसे हम क्या से भी कर सकते थे, एक तरीका ये हो गया जेड ट्रांसफॉर्म करने का इसका, पर यहाँ जीपी नहीं बन रही ना तो हम क्या भी कर सकते हैं, एक तरीका और, ये भी तरीका ठीक है। और सेकंड मेथड 3 की पावर 2 की पावर n के साथ जेड इनवर्स लिख दो, माइनस यहाँ फॉर्मूले बना के देख लो। अगर किसी ने z की वैल्यू क्या रखी है कि z बराबर 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, किसी पे भी निकालो तो हम उस पे वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी, नॉर्मल आपको सीरीज ही बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज यहाँ पर बना के देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई, ये नॉर्मल हम पे निकालने का तरीका यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अगर कोई बच्चा इसे ये भी कहना चाहे कि ये तो 3 2 की पावर n है, ये इसकी पावर n है, हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 डॉट a की पावर n और un, अगर यहाँ पर un भी साथ में होता है, un तो है ही, a की पावर n un यहाँ पर है, तो अगर a की पावर n un से करें तो इसका मतलब ये ऐसे भी तो हो सकता है 3 अपॉन, ये डायरेक्ट अब मैं प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, ये विदाउट प्रॉपर्टी था, अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/1 माइनस a कितना है जेड इनवर्स, और इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं 4/1 माइनस ये रहा एक को तरीका, ये हो गया। आरओसी इसकी कितनी आ गई, इसकी आरओसी आ गई यहाँ पर जेड इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, इसकी आरओसी कितनी आ गई, जेड शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ये आ गया। तो ये तरीका तो देखो ये कितना वाइड है, इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तब भी हमारी एक सीरीज बनेगी प्रॉपर, हमें निकालना नहीं आएगा कितनी निकली है, और हो सकता है हमने यहाँ पावर कुछ गलत लिखी हो ताकि हम यहाँ सीरीज देख ही नहीं पा रहे, या फिर जब मैं इसमें 4-5 मान और रखूंगी तो आधा पोर्शन अलग निकल जाएगा, आधा पोर्शन अलग निकल जाएगा, तब जाके सीरीज बनेगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर और वैल्यू पुट करती, यहाँ 2 जीपी बन रही है ना, और यहाँ अभी तक हमने सिंगल एक नहीं की थी, अगर मैं यहाँ पर 2 के बाद 3 भी रखती तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, अब यहाँ कितना आता,
अच्छा ये प्लस में आ रहा था, माइनस में। तो यहाँ मैं क्या भी कर सकती थी, इसे अलग अलग लेके 2 जीपी भी बना सकती थी। अभी तो ये वाला ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं यहाँ जेड को अलग अलग लेती, 3 6 12 4 12 36, तो अगर मैं इसको देखती तो 3 से 6 को डिवाइड करा 2, 6 को 12 से डिवाइड करा 2, तो यहाँ कॉमन जीपी बन रही है। 4 को 12 से डिवाइड करा 3, 12 को 36 से डिवाइड करा 3, तब जीपी बनती। तो अगर मैं इन्हें अलग अलग लेती, इसे इसे इसे, तो 1 जीपी बनती, इसे इसे इसे, तो 1 जीपी बनती। तो यहाँ देखो हमें सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जीपी बना सकते हैं। तो हमने 2 मेथड बता दिए। ये अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, या ऐसे टुकड़ों में तोड़ के करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ये भी गलत नहीं है, अगर कोई कहे ये गलत है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। बस हमने यहाँ जीपी की फॉर्म में नहीं लिखा, यहाँ हमने जीपी की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ हमें ये भी पता लग गया कि आरओसी क्या होगी। तो यहाँ क्या है, 3 से ऊपर अगर कोई सर्कल है, यूनिट सर्कल, और यहाँ जेड की वैल्यू अगर 3 है, तो हमारा जो आरओसी होगी वो कहाँ होगी, और यहाँ 2 है, तो अगर ये वैल्यू 2 है तो आरओसी कहाँ होगी, 2 से भी ग्रेटर पे, 3 से भी ग्रेटर पे। तो 2 से ग्रेटर यहाँ है, 3 से ग्रेटर वहां है, तो ये हमारी आरओसी हो गई। ये कॉमन वाला पार्ट हो गया, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, कॉमन वाला पार्ट हो गया। यहाँ सिस्टम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। और कॉजल हमारा सिस्टम है, जब भी आरओसी हमारी ग्रेटर देन 2 होती है, एक्सटीरियर पोल पे होती है, हमारा सिस्टम क्या होता है, कॉजल होता है। और जब भी कॉमन पार्ट आता है वहां हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये हमारी क्या आ गई, कॉमन आएगी, कोई रिंग आएगी तो स्टेबल, बाहर होगा तो कॉजल, अंदर होगा अगर लेस देन 2 होता तो एंटी कॉजल। ये 3 चीज भी हमने इसमें बता दी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक करते हैं इनवर्स का, जल्दी से इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन हम घर से करने के लिए देते हैं, मतलब होमवर्क की खुद करना है। फंक्शन ऑफ एंटी इज इक्वल्स टू क्या रखा है, साइन ओमेगा एंटी, इसे सॉल्व करना। ये फॉर्मूला भी है, इसे सॉल्व करना, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा और सॉल्व भी करना आ जाएगा। ओमेगा एंटी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चाहे तो यूएनटी अगर लिख के देंगे तो सबको पता है कि एन बराबर 0 से ऊपर मिलेगा। अगर यूएनटी नहीं लिख रखा तो ये वाली लिमिट देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करके देखना है कितना आएगा। क्या करना है, सेम साइन ओमेगा एंटी लिखना है, जेड की पावर क्या लिखना है, -1 यहाँ पर लिखना है, और इसे सॉल्व करके देखना है कि ये हमारा कितना आता है, ठीक है। ये हो गया घर के लिए। अब एक इनवर्स लाप्लास का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।